आखिर बहू की ऐसी हालत हो कैसे गई। बहू, क्या वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? मालती जी ने कविता को कपड़े की बाल्टी हाथ में पकड़े हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी। कविता ने ड्राइंग रूम की बेडशीट उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर भी ले लेना और कल जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी भी ले लेना। मालती जी ने टीवी देखते देखते कहा। और भाभी, मेरी भी 2-3 ड्रेस ले लेना। ननद काव्या मोबाइल चलाते चलाते बेफिक्री से बोली। जी दीदी। कविता ने बोल तो दिया, लेकिन एक बार तो दिमाग चल सा गया उसका कि जब से ब्याह कर आई है यही होता है डेली। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी के सामने बैठ जाती हैं और ननद रानी अपना मोबाइल पकड़कर बैठ जाती हैं, क्योंकि अभी कॉलेज की छुट्टी चल रही है और जब छुट्टी नहीं होती तब तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। ससुर जी रामप्रसाद और पति राजीव नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए। बस कविता सारे दिन बैल के कोल्हू की तरह लगी रहती, क्योंकि काम भी 5 लोगों का होता है, लेकिन दोनों माँ बेटी को कभी भी तरस नहीं आता कविता के ऊपर। बैठे बैठे सारे दिन हुक्म चलाती रहती हैं। कविता इन लोगों की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माता पिता ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, नहीं तो सभी लोग हमारी ही परवरिश पर उंगली उठाएंगे। तो बस इन्हीं सब ही वजह से कविता बलि का बकरा बनती जा रही थी। जब से कविता ब्याह कर आई है, जब से सारे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर है। कभी कभी तो काम के चक्कर में उसको सुबह का नाश्ता भी नसीब नहीं होता और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती है। फिर दोपहर का खाना भी उसको सबको खिलाने के बाद ही खाएगी। ये प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक तो उसकी भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर भूख लगने पर खाना ना खाओ तो बाद में भूख अपने आप शांत हो जाती है। इधर कविता को 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल के फिर काम में लग जाती थी। आज तो अचानक से वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी। वो तो राजीव अपनी चाय लेने रसोई में आया तो उसने कविता को संभाल लिया। क्या हुआ कविता? उसको पकड़ते हुए बोला। कुछ नहीं राजीव। कविता खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। कुछ नहीं, कैसे ऐसे कैसे चक्कर आ गया। चलो तुम कमरे में आराम करो चलकर, बहुत काम करती हो तुम। राजीव ने उसको पकड़ते हुए कहा। चलो आराम करो चलकर। नहीं राजीव, बहुत सारा काम पड़ा है अभी, और मम्मी जी को चाय नहीं मिली तो गुस्सा करेंगी। कविता घबराई हुई बोली। अरे तुम चलो, चलकर लेटो, आराम करो, अभी बन जाएगी चाय। अभी राजीव ये बोल ही रहा था कि कविता बेहोश भी हो गई। राजीव जैसे तैसे कविता को कमरे तक लाया और घबराकर मालती जी को आवाज़ लगाने लगा। और अभी तो राजीव के पापा भी घर पर थे, तो राजीव की घबराई हुई आवाज़ सुनकर मालती जी से पहले पहुंच गए कमरे में। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या बात हो गई? राजीव के घबराहट भरी आवाज़ सुनकर उसके पापा भी घबरा गए थे। ये देखिए ना पापा, पता नहीं क्या हुआ कविता को, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। राजीव बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। अरे तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चोचले होते हैं और कुछ नहीं, कि घर का काम ना करना पड़े। मालती अपने स्वभाव के अनुसार चिनचिनाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उसको बहुत तेज़ चाय की तलब लग रही है और बहू की परेशानी से उसको कोई मतलब नहीं होता। ये क्या बात कर रही हो मालती? दिमाग तो ठिकाने से है ना तुम्हारा? यहाँ बहू बेहोश पड़ी है और तुम चोचलेबाजी का नाम दे रही हो। कुछ तो शर्म कर लो। बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुमको पता नहीं कब अकल आएगी। रामप्रसाद जी मालती जी पर चिल्ला कर बोले। इतने में राजीव घर के पास वाले डॉक्टर विवेक को लेकर आया, जो कि एक तरह से उनकी फैमिली डॉक्टर थे। डॉक्टर ने आते ही चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही हैं और इनकी आँखों से भी यही लग रहे हैं कि इनमें खून की बहुत कमी है। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा।
देखिए राम प्रसाद जी, बहू की हालत ये बता रही है कि ये समय से खाने पीने का ध्यान नहीं रखती और ये शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही है। अभी मैं इनको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ा आराम करने दो इनको। शाम को इनके कुछ चेकअप करवाने के लिए आप लेकर आ जाना। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए। बाकी सभी कमरे से चले गए, लेकिन राजीव वहीं कविता के पास बैठा रहा। उसको तो कविता का ऐसे बेहोश हो जाने से बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बहू की हालत ऐसे कैसे हो गई। राम प्रसाद जी बहुत चिंतित लग रहे थे कि कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में, क्योंकि वो तो बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार और दुलार करते हैं। और कविता भी सारे दिन पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। वो सोचने लगे कि कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। इधर मालती जी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो तो रसोई में गई, झटपट से चाय बनाकर लाकर पीने बैठ गई। थोड़ी देर में राजीव बाहर आकर बोला, पापा, कविता को होश आ गया है। राम प्रसाद जी तुरंत अंदर गए और जाकर देखा। देखते ही कविता बैठने लगी। राम प्रसाद जी बोले, बेटा लेटे रहो, आराम करो तुम। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी हालत ऐसी हुई कैसे? घर में खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं। राम प्रसाद जी ने बहुत ही प्यार से पूछा। अरे आप काहे को परेशान हो रहे हो? इसे हो गया होगा अचानक से कुछ, अब तो ठीक है ना? तब तक मालती जी भी पीछे से पहुंच गई बोलते हुए, तुम तो चुप रहो। राम प्रसाद जी मालती जी को डांटते हुए बोले, बहू मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, क्या तुम खाने पीने की ध्यान नहीं रखती? इतनी ज़्यादा खून की कमी हो गई। कविता ने डरती नज़रों से मालती जी की तरफ देखा। राम प्रसाद जी बोले, बिल्कुल भी डरो मत बेटा, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। राम प्रसाद जी ने मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए प्यार से पूछा, पापा जी, कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से मैं नाश्ता नहीं कर पाती। नाश्ता तो दूर की बात है, चाय तक पीने का मौका नहीं मिल पाता। और दोपहर में भी सबके खाने के बाद खाना खाने बैठती हूँ, तब तक भूख खत्म हो जाती है। और कभी अकेले बैठकर खाना खाया नहीं तो खाना अच्छा नहीं लगता। कविता ये सब बोलते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती हो दिन भर? और वो तुम्हारी लाडली जो अभी तक सो रही है, वो भी घर के कामों में भाभी का हाथ नहीं बटा सकती। राम प्रसाद जी ने मालती जी की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोला। मालती जी बोली, तो अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूँगी और काव्या करेगी? यहाँ तो आराम कर ही ले बेचारी, ससुराल जाकर तो उसको भी काम ही करना है। मालती जी सफाई देते हुए बोली, तो तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है। और काम की तो छोड़ दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ध्यान रख लो कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। अपनी लाडली के पीछे तो सारे दिन थाली लेकर दौड़ती रहती हो। आज के बाद ये सब दोबारा सुनने को ना मिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समधी जी से कितने भरोसे से कहा था कि मैं अपनी बहू को बिटिया बना के रखूँगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा। राम प्रसाद जी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। पापा आप चिंता मत करिए, आज से मैं कविता का ध्यान रखूँगा। गलती मेरी है जो मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। अब से मैं कविता को अपने साथ बैठाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको कविता को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। राजीव अभी भी कविता के पास बैठकर उसके सर पर हाथ सहला रहा है। कविता अपने पति और ससुर का प्यार देखकर अभिभूत हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। बहू मुझे भी माफ़ कर दो। अब से मैं वादा करती हूँ कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब से हम सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे पिएंगे। मालती जी बहुत शर्मिंदा हो गई और कविता का सर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उनकी ही थी मम्मी जी, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा सही से। मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था। कविता ने मालती जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, अब चुपचाप थोड़ी देर लेटी रहो, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। डॉक्टर ने बोला था होश में आने के बाद कॉफ़ी पिला देना, आराम मिलेगा। मालती जी हाथ हटाते हुए बोली, रसोई में जाकर फटाफट गर्मा गर्म चाय बना कर लाएं। चलो, अंत भला तो सब भला। अब बहू तुम कुछ दिन आराम करो,
अब घर का सारा काम मालती संभालेगी पहले की तरह। राम प्रसाद जी उठते हुए बोले। मालती जी बोली, हाँ तुम आराम करो, तुम्हारे पापा जी सही बोल रहे हैं। तुम थोड़े दिन आराम करो, जब ठीक हो जाओगी तब दोनों सास बहू घर का काम मिल बांट कर लिया करेंगे। फिर क्या था, मालती जी घर के कामों के लिए उठ खड़ी हुई और कविता भी सबकी फिक्र देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने फ्रेंड है पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।